नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईनेट सेहत। सेहत में आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई और उसने सबको चौंका दिया, सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हो क्या रहा है। जी हाँ, खास तौर पे तब जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, यानी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान लगभग 2,06,000 महिलाओं की मौत हुई। इसका मतलब ये रहा कि हर 2 मिनट में एक महिला की मौत औसतन हो रही है। ये आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की एक रिपोर्ट में सामने आए, यानी हमें सचेत होने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 52 महिलाओं की मौत प्रेगनेंसी से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो रही है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। माँ जब बनती है, कोई महिला माँ जब बनती है तो कहते हैं कि उसका दूसरा जन्म होता है। लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि आज के समय में इससे संबंधित ये आंकड़े चौंका रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर कि ये मामले काफ़ी बढ़े हुए हैं। लगभग 4 देशों में स्थिति ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इन सब के अंतर हम सिर्फ भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 19,000 महिलाओं की डेथ हुई। इसका मतलब जब हमने आंकड़ा निकाला तो हमने आपको बताया कि प्रतिदिन 52 महिलाओं की मौत हो रही है। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई न सिर्फ महिला, उसके बच्चे की जान पर भी संकट होता है। ऐसे में ये बेहद खास विषय है और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर नलिनी मधरिया जी, जो कि आशीर्वाद अस्पताल से, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से यहाँ हमारे बीच पहुंची हुई हैं, अपना महत्वपूर्ण समय साझा कर रही हैं। प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नलिनी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो आंकड़े अभी मैंने बताए दर्शकों को कि तेज़ी से संख्या बढ़ी है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है किसी महिला की मौत हो जाना, वो भी 52 महिलाएं प्रतिदिन, कितना चौंकाते हैं ये रिपोर्ट आपको, और क्या आप समझ रही हैं वास्तविक स्थिति इस वक्त? देखिए, माँ बनना एक दुनिया का, मुझे लगता है, सबसे सुखद अनुभव होता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि माँ बनने की प्रक्रिया में अगर किसी महिला की मौत हो जाए तो इससे दुखद बात कुछ भी नहीं हो सकती है। जब माँ बनने का सफ़र शुरू होता है तो उस समय कितने सपने संजोए हुए रहते हैं। वो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, डिलीवरी के पीरियड से गुजरते हैं, और जब अचानक खबर मिलती है कि किसी कारणवश उसकी मौत हो गई तो ये पूरे परिवार के लिए, डॉक्टर के लिए, अस्पताल के लिए सबसे बहुत दुखदाई खबर होती है। हालांकि अस्पताल और डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कि स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और किसी कारणवश महिला की मौत हो जाती है। तो इस बारे में हमें जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम बात करेंगे डिटेल में कि ये क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी मैं ये पढ़ रही थी रिपोर्ट, तो इसमें मैंने देखा कि वो ऐसे 4 कौन से देश हैं जो कि इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसमें नाइजीरिया है, कांगो है, भारत और पाकिस्तान। इन सभी देशों की बात करें तो भारत पाकिस्तान को छोड़ भी दें तो कांगो और नाइजीरिया की हालत तो बेहद ख़राब है, वहाँ समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तान और भारत, ख़ासतौर पर भारत, जहाँ अब हम एक विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आ रहे हैं, तो वहाँ ये जो समस्या पैदा हो रही है, संकट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? देखिए, अभी भी हम विकास के मार्ग पे हैं। हम कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, खास करके मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करने की ज़रूरत है। खास करके सबसे पहला जो कारण है वो है जागरूकता की कमी है ना। तो प्रेगनेंसी जब होती है किसी भी महिला को, तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि समय रहते उसका प्रॉपर चेकअप किया जाए जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी हमारी गवर्नमेंट इस दिशा में बहुत ज़्यादा, हमारी सरकार काम कर रही है, वो है कि संस्थागत जो प्रसव होता है उसको प्रोत्साहन देना। तो जब तक समाज जो है, परिवार है, वो जागृत नहीं रहेगा कि इस बारे में हमें क्या करना चाहिए, तब तक अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सुविधाओं की बहुत कमी है। जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं वो दूर दराज तक पहुंच नहीं पाती। आए दिन हम टीवी में, न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि महिला को बिस्तर में उठा के या चादर में बांधकर या नदी से, नाव से पार कराकर इमरजेंसी कंडीशन में ले जाया गया। तो ये सब जो मूलभूत कारण हैं, इनके बारे में हमें अभी भी विचार करने की ज़रूरत है।
और इसके लिए हमारी सरकार बहुत मतलब पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है और उसमें ज़रूरी है कि हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। जी, चूंकि हम ये प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो एक तो कुछ आपने बताया कि संसाधनों का अभाव होना, जैसे आपने कहा कि चादर में लपेट के ले जा रहे हैं, घंटों इंतजार के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, या जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वो काफ़ी दूर है। ये तमाम समस्याओं के बीच कई जगह ये आंकड़े शहरों में, अर्बन एरिया में भी चौंका रहे हैं डॉक्टर नलिनी, उसकी क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को आह्वान करना चाहूँगी, जागरूक करना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी क्या है, जो प्रेगनेंसी होती है ना, इसमें पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता है। और बहुत बार अभी भी हमारे पास मरीज आते हैं तो हम देखते हैं कि सास का सुझाव रहता है या घर की कोई बुजुर्ग महिला रहती है, वो कहती है कि नहीं, शुरू के 3 महीने तो अस्पताल ही नहीं जाना है, 3 महीना हो जाए फिर डॉक्टर के पास जाना है। जबकि शुरू का वो जो 3 मंथ्स होता है प्रेगनेंसी का, बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट्स, हार्ट, ब्रेन, सबका डेवलपमेंट है वो स्टेज में चालू हो जाता है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं कि एक सोनोग्राफी करना है तो बोलते हैं नहीं, 3 महीने कोई सोनोग्राफी नहीं करना है, मना किया है माँ ने या सास ने। तो उसके बाद जैसे कुछ हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि जो बहुत ज़रूरी दवाइयाँ, जैसे कि फॉलिक एसिड है, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, ये सब भी देना होता है, टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शंस है। तो ये सब के लिए अभी भी बहुत सारे जो हमारे पेरिफेरल अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी लोग इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि उन तक ये संदेश पहुँचा जाए, है ना, कि अगर प्रेगनेंसी है तो समय रहते चिकित्सक का उनको ओपिनियन लेना ज़रूरी है, और जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो भी देना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो सोनोग्राफी की आपने बात की डॉक्टर नलिनी, मुझे लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि सोनोग्राफी से बच्चे को कोई नुकसान पहुंचेगा। तो चलिए, चूंकि बातचीत चल ही रही है तो इस पर भी अपडेट कर दें कि कम से कम 9 महीने के दौरान कितनी सोनोग्राफीज ज़रूरी हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और डॉक्टर यदि आपको सजेस्ट कर रहा है तो आप ये ना सोचें कि बेफजूल खर्च करवा रहे हैं। कुछ ज़रूरतें होती हैं वो आप नहीं समझते। डॉक्टर नलिनी, फिर भी एक स्टैंडर्ड जो है वो कितनी कम से कम सोनोग्राफी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट, जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रेग्नेंट आई है पेशेंट महिला जो है कंसीव करके, है ना, तो एक हमको ये जानकारी जरूरी रहती है कि बहुत बार जैसे आपने सुना होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ये जानकारी ज़रूरी होती है कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर में है कि नहीं, उसका प्लेसमेंट सही है कि नहीं, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। एक फर्स्ट स्कैन जो होता है डेटिंग स्कैन बोलते हैं, या ये देखने के लिए कि वेलबींग ठीक है कि नहीं है, प्रॉपर प्लेस पे है कि नहीं प्रेगनेंसी। दूसरा जो स्कैन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, जो कि हम 11 से 13 हफ्ते के बीच में करते हैं, जिसे कि हम NT-NB स्कैन कहते हैं, जिसमें कि बच्चे के क्रोमोसोमल डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब की जानकारी हमें मिलती है। और ख़ास करके अगर महिला की उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा है, 35 वर्ष से ज़्यादा है, तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के चांसेस एज के साथ में बढ़ते जाते हैं। तो जो दूसरा स्कैन इंपॉर्टेंट है वो है 11 से 13 हफ्ते के बीच का। तीसरा जो बहुत ज़रूरी स्कैन जो हम सजेस्ट करते हैं वो उसको हम लेवल 2 स्कैन या एनोमली स्कैन कहते हैं, जो कि हम लगभग 18 से 20 हफ्ते के बीच में सजेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, सारे ऑर्गन्स, हाथ पैर, सिर, हार्ट, ब्रेन, सबका डेवलपमेंट, एक एक मतलब सिर से लेकर पैर तक बच्चे का पूरा डिटेल स्टडी होता है। इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई अबनॉर्मलिटी है, खुदा ना खास्ता, और वो जाके पता चला 7वें 8वें महीने में कि बच्चा इतना अबनॉर्मल है कि वो सरवाइव करने लायक नहीं है, तो आप उस स्टेज पे कुछ नहीं कर सकते। अगर 20 हफ्ते तक हमको पता चल जाता है तो हम उसमें कुछ स्टेप ले सकते हैं जी। और एक और इसके बाद में जो 7वें महीने का तो हम ठीक है, डॉपलर स्टडी है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 8 मंथ्स के बाद में एक स्कैन जरूरी होता है, बच्चे का वेट कितना है, पोजीशन कैसा है, पानी की मात्रा। कई बार जैसे बच्चा उल्टा है और वजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई करें तो बच्चा कई बार नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए डिलीवरी के पहले एक स्कैन इंपॉर्टेंट होता है जी। डॉक्टर नलिनी, एक कारण आपने ये बताया कि जो है हम अर्बन एरिया में भी जागरूकता की कमी महसूस कर रही हैं। कई जगह अत्यधिक जागरूकता भी इसका कारण बनी। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, ख़ासतौर पर तब जब पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, फिर शादी को कुछ दिन एंजॉय कर लें, फिर उसके बाद जॉब को प्राथमिकता, उसके बाद बच्चों की बारी। तो इसका थोड़ा जो ये क्रमवार मुझे समझाइए कि सही एज से लेकर डिलीवरी सही समय और बिना किसी रिस्क के कब होनी चाहिए, और आज की जो लड़कियां हैं, जो युवा महिलाएं हैं जिनकी नई नई शादी हो रही है, उनके लिए क्या सही टाइम होगा कंसीव करने का और बच्चा डिलीवर करने का? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तो देख रहे हैं हम कि जैसे जागरूकता बढ़ रही है ना, हर लड़की आज की डेट में चाहती है कि वो सेल्फ
अपने पैरों पे खड़ी रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, बहुत अच्छी बात है। कैरियर ओरिएंटेड है लड़कियां, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके कैरियर ओरिएंटेशन और सेल्फ उस पे रहने के चक्कर में क्या है, शादी की एज जो है वो डिले होती जा रही है। पहले आप देखते थे शादी की उम्र 22 वर्ष, 24, 25 वर्ष तक मैक्सिमम हो जाती थी। 27-28 साल तक कम से कम एक बच्चा तो आ ही जाता था गोद में। अभी हम देख रहे हैं कि शादी की उम्र 28-30 तो सोचना चालू करते हैं। 30 वर्ष के बाद में अभी हम कैरियर में सेटल नहीं हुए हैं, अभी हम शादी को कुछ दिन एंजॉय करना चाहते हैं। जैसा आपने बोला 30-33 के बाद में वो 32-33 में सोचना चालू करते हैं। तब तक जो फर्टिलिटी का जो इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है वो डाउन होना चालू हो जाता है, फर्टिलिटी डिक्लाइन होनी चालू हो जाती है। और लेट एज में प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी जो होता है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी होने लगता है। इसलिए ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, लेकिन दोनों में बैलेंस करके चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक शादी की जो सही उम्र है, मुझे लगता है कि 27-28 साल तक लड़कियों की शादी हो जाए, और 30 के पहले कम से कम हम कहते हैं सभी लड़कियों को कि 30 के पहले एटलीस्ट एक इशू हो जाए, फिर आप आराम से आगे का काम करते रहो, क्योंकि काम तो जिंदगी भर करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेडिकल ने बहुत तरक्की की है, लेकिन एक कुदरत ने जो दिया है ना माँ बनने का सुख आपको, और हर चीज़ अपने समय पर हो तो सही होती है। इसलिए कहते हैं कि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है हर चीज़ का, फिर वो चाहे आपका प्रोफेशन हो, फिर वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। इन दोनों में बैलेंस बना के चलिए। संभव सब कुछ है, मेडिकल ने बहुत तरक्की की है, लेकिन उसके बावजूद भी समय के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको रिस्क होगा फिर। इसलिए उसकी इज्जत करते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, उसको समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आईने सेहत में हम हमेशा यही कहते हैं कि इसीलिए पहले से सचेत हो जाइए और हर चीज़ को समय पे करिए। अनुशासन की बात यहाँ पर डॉक्टर नलिनी हो रही है। आज के समय में जो जॉब की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से या ढेर सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा मल्टी टैलेंटेड होने का ये समय चल रहा है कि भाई हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, बच्चे भी देखते हैं, जॉब भी करते हैं, घर को बाहर को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन लाइफस्टाइल इसमें कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसकी वजह से आप क्या देखते हैं कि मिसकैरेज और ये प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो जाना, इसके आंकड़े बढ़ते हैं इसकी वजह से? लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बोला, क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत मतलब वेस्टर्नाइजेशन का वो चल रहा है लोगों में, बहुत आधुनिकता की होड़ में बहुत आगे बढ़ गए हैं, है ना। तो ठीक है, आधुनिक होना भी अच्छी बात है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ हमारा जो एक बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जैसे हमको 8 घंटे की मिनिमम नींद की ज़रूरत है, वो होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि बहुत लेट नाइट्स होते हैं, 11-12 1-2 बजे तक मोबाइल में बिजी हैं, लैपटॉप में बिजी हैं, और फिर उधर बहुत देर से उठ रहे हैं। पहले क्या रहता था, जल्दी सोते थे, एक टाइम रहता था प्रॉपर सोने का, 9-10 बजे तक खा के सो गए, सुबह 4-5 बजे उठ गए, और ऐसा लाइफ स्टाइल जो है वो बैलेंस रहता था। अभी एक तो ये है, दूसरा क्या रहता है कि अभी बहुत सारे हम देख रहे हैं, इवन गर्ल्स में भी, फीमेल्स में भी एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे पास ही जो पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, स्मोकिंग है, इवन ड्रिंकिंग है, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे हमें ज़्यादा देखने में मिल रही हैं पहले से। तो इन सब के कारण से इनफर्टिलिटी भी जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है, और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे हाई बीपी होना, ओबेसिटी होना, डायबिटीज़ होना, ये सब पहले की तुलना में हमें अभी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब को अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी की चूँकि बात चल रही है, और ऐसे में हम कई तरह के प्रयोग करते हैं, चूँकि आपका तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी है, आप स्पेशलिस्ट हैं उसकी, तो मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी कि आपने स्मोकिंग को और जितना भी अल्कोहल है इसको तो मना किया है, लेकिन नियमित रूप से क्या हम कोई ऐसी चीज़ भी लेते हैं जो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है? जैसे बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि भाई कॉफ़ी की वजह से भी ये समस्या होती है, कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर साहब? और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूर खानी चाहिए, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हो सके तो अवॉइड करना चाहिए? बहुत अच्छा, ये बहुत एक्सेस में जो टी, कॉफ़ी, कैफीन ये सब है, ये सब तो बिल्कुल 100% अवॉइड करना चाहिए। इन सब से क्या है, हमारा हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ होता है, एग की क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ डिस्टर्ब होता है। तो नेचुरली अगर एग की क्वालिटी, क्वांटिटी डिस्टर्ब होगी तो प्रेगनेंसी का आउटकम भी डिस्टर्ब होगा। और हो सके तो हम जितना नेचुरल फूड में जाएं, जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, अभी हम देखते हैं कि बेकरी आइटम्स और ये पास्ता, मोमोज, ये सब का इतना ज़्यादा ट्रेंड है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा, इसमें जो उसका प्रिजर्वेटिव जो यूज़ करते हैं, जैसे मोमोज बनाते हैं उसको वाइट रखने के लिए जो उसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स यूज़ करते हैं, इन सब के कारण से ओबेसिटी और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइनीज़ ये सब जो फूड, फास्ट फूड जो खाते हैं ना, और अभी देखते हैं कि बच्चे इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो नेचुरल डाइट अगर हम लें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
अगर प्योर वेजिटेरियन है तो पनीर, वो भी घर का बनाया हुआ, दूध है, दही है, ये सब चीज़ें ज़्यादा लें। और अगर एग ले सकते हैं तो एग का वाइट जो होता है प्रोटीन, ये सब प्रोटीन रिच डाइट, स्प्राउट्स हैं, ये सब चीज़ों को हम डाइट में जितना शामिल करें, एटलीस्ट डाइट का 40% पार्ट जो है वो रॉ मटेरियल होना चाहिए। सैलड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, ये सब ज़्यादा खाएं तो हमेशा बॉडी हेल्दी भी रहेगी और प्रेगनेंसी और सब आउटकम अच्छे रहेंगे। डॉक्टर नलिनी, अब उस सवाल पर आते हैं जो मौत का कारण बन सकती है। ये तो हमने लाइफ स्टाइल, ये सब तरीके हैं जिनकी वजह से ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं, लेकिन यदि आपने कंसीव किया है तो 9 महीने आपको कैसे केयर करनी है। डॉक्टर नलिनी, बहुत सारी चीज़ें घर वाले बोलते हैं, कुछ किसी के यहाँ बोलते हैं कि अच्छा बढ़िया बढ़िया जो है मेवा खाइए, मतलब काजू बादाम किशमिश खाइए, तो पता चल रहा है अनलिमिटेड खा रहे हैं। फ्रूट्स खाइए, तो कोई भी फ्रूट्स अनलिमिटेड खाए जा रहे हैं। वो 9 महीने के दौरान जो एक अच्छी डाइट होगी, एक जो आइडियल डाइट होगी, और उसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हो जाता है कि घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो हम उनको मना भी नहीं कर सकते। लेकिन पहले क्या होता था डॉक्टर नलिनी की, बच्चे होते भी थे 10-10, 11, 14-14 बच्चे हो रहे हैं, और वो ख़त्म भी हो जाते थे तो किसी को इतनी परवाह भी नहीं होती थी कि ठीक है हो गया। लेकिन अभी तो एक बच्चा, उसको संभालना और उसको डिलीवर करना, यही बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सही डाइट क्या हो सकती है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जितना हेल्दी डाइट हम लें, जितना प्रोटीन रिच डाइट हो, एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए हमारी डाइट में, है ना। बहुत ज़्यादा एक्सेस में स्वीट्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी खाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि बहुत बार हमारे पास जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होती है, कोई भी महिला, उसके घर वाले आते हैं, ये खिलाएं, ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, वो खिलाएं, अंजीर खिलाएं, काजू खिलाएं, बादाम खिलाएं। अरे भाई, ज़रूरी नहीं है इतना काजू बादाम शरीर में भर दो। मैं कहती हूँ कि एक गांव की जो महिला होती है वो कितना काजू बादाम खाती है, बढ़िया हेल्दी डाइट लेती है, दाल चावल रोटी सब्जी, और बढ़िया 3 किलो का बच्चा नॉर्मल निकालती है। तो बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी। एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, प्रॉपर टाइम पे स्लीप ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ये कैफ़ीन और जो कॉफ़ी और टी है इसको अवॉइड करें, मिल्क लें, प्रोटीन रिच डाइट लें, तो सब कुछ। अच्छा, कोई फ्रूट्स या कुछ ऐसा है क्या डॉक्टर नलिनी जिनको नहीं लेना चाहिए? वैसे पपाया के लिए तो बोलते हैं। हाँ, बहुत। इसके अलावा और भी कुछ सजेस्ट करेंगे आप? है, जैसे कि पपाया है, पाइनएप्पल है, इसमें थोड़े से अबॉर्टिफिशिएंट जो रहते हैं ना, उनकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जैसे जिमी कंद है, ऐसे कुछ जो वेजिटेबल्स हैं, पपाया है, पाइनएप्पल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे बहुत ज़्यादा फली है, गुड़ है, तिल है, ये सब थोड़ी गर्म तासीर बोलते हैं इसको, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नहीं तो ये स्टार्टिंग के 3 महीने या पूरे 9 महीने? शुरू के 3 महीने ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी किसी को थोड़ा पपाया है, पाइनएप्पल खाने की इच्छा हो रही है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना है, बट एक्सेस में नहीं लेना है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा पेट संबंधी दिक्कत भी रहती है, तो यदि आप खाएंगे तो वो नुकसान तो नहीं करता ना। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स के लिए कहा, तो यदि आप खा भी रहे हैं और उस फॉर्म में आपको खाना भी है, तो क्या इनको भिगो के खाएं या सिंपल खा लें, और कितनी मात्रा में खाएं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई किसके लिए कितना, ये तो डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे, लेकिन आप क्या एडवाइस करेंगे कि इतना लीजिए बस, कि 2-3 बादाम ले लीजिए, 2-4 काजू ले लीजिए, इतना ही, या कुछ और? बिल्कुल उतना पर्याप्त रहता है, क्योंकि इसमें हमको नट्स में प्रोटीन्स मिलते हैं। जैसे अंजीर है, किसी को जैसे खून की कमी रहती है तो हम उनको बोलते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए। अंजीर है, इसको भिगा के लीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है, रात में भिगा दे और सुबह उसका पानी को भी पिए, पानी को फेंकना नहीं है। और बादाम है, उसको ड्राई तो कभी नहीं खाना चाहिए, उसको हमेशा भिगा के ही खाना चाहिए। खजूर है, अच्छा, उसका छिलका निकालना चाहिए? हाँ, बादाम का छिलका निकाल के, छिलका जो है वो नहीं लेना है। बादाम का छिलका भिगा के उसको छिल के खाना है, और 3-4 बादाम काफी है, बहुत ज्यादा एक्सेस में भी लेना ठीक नहीं रहता है। 2-3 अंजीर खा लिया, 3-4 बादाम खा लिए, थोड़े काजू किशमिश खा लिए, बस इतना काफी है। डॉक्टर साहब, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इसीलिए आईएनएच सेहत में हमारी कोशिश रहती है कि आपको सही सलाह आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन ऐसे कोई प्रोग्राम अब द टिप जो आप देना चाहें इस विषय पर कि ये ज़रूर जागरूक होना चाहिए, या ये मिथ है, या इस तरह की समस्या आप देख रही हैं, एक ओवरऑल इस पूरे कार्यक्रम के बाद आप उसको कंक्लूड करना चाहें, तो वो कौन सी बात है जो आप ज़रूर शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही कोई भी लड़की या कोई भी महिला, तो प्री प्रेगनेंसी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे आपको वेट प्रॉपर होना, बहुत एक्सेस वेट भी ना हो, बहुत लीन थिन भी ना हो, बीपी शुगर बिल्कुल प्रॉपर कंट्रोल में रहे। कुछ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हम बोलते हैं, एटलीस्ट प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स पहले आप ले लीजिए। विटामिन डी, विटामिन B12 का जो सप्लीमेंट है वो ले सकते हैं। और जब भी प्रेगनेंसी हो, है ना,
तो एटलीस्ट डेट से ओवरड्यू 7-8 दिन 10 दिन ओवरड्यू हो गया तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और कुछ जैसे शुरू के 3 महीने में एक बार भी चेकअप के लिए आ रहे हैं, 7 मंथ्स तक महीने में एक बार चेकअप चलता है, 7 मंथ से 8 मंथ्स में 15 डेज़ में, और 8 मंथ्स के बाद में वीकली या 10 डेज़ में चेकअप जरूरी रहता है। और अभी बहुत सारे जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना और ये सब जो गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चालू किया है बहुत ही अच्छा है। वो इसमें क्या है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया है। तो हम भी अभी क्या है, जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स हमें अलॉट कर दिए गए हैं और उसमें हम हर महीने की 9 तारीख को वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं और निःशुल्क पूरा बिल्कुल उनको चिकित्सा सलाह सब कुछ देते हैं। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आते हैं उनको चिन्हित करते हैं, जैसे किसी का बीपी ज़्यादा है, किसी का शुगर ज़्यादा है, किसी का बच्चे का ग्रोथ कम है, किसी को एनीमिया है, या किसी का पहला सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, तो ये सब हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और उनको जो लेकर आती है आशा वर्कर है या आंगनबाड़ी वर्कर है, उनको सजेस्ट करते हैं कि ये सब हाई रिस्क वाले जो पेशेंट हैं इनको हम प्रॉपर हायर सेंटर में रेफ़र करें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संस्थागत प्रसव, होम डिलीवरी बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल में जाएं, जो भी आपका नियर बाय हॉस्पिटल है जहाँ सुविधा है वहाँ पे जाएं, ताकि माँ और बच्चा जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। समय पे टीकाकरण करवाएं, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स जो सलाह दें उसको ज़रूर मानें, खुद से डॉक्टर ना बने, सोशल मीडिया में चीज़ें देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करें क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है आपके और आपके बच्चे के लिए भी। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भी अब जो डिलीवरी है वो मुश्किल हुई है, लेकिन इस मुश्किल के साथ साथ हमारे डॉक्टर्स उसको आसान भी करते हैं यदि आप उनके बताए तमाम नियमों पर चलते हैं तब। इसी के साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेस, तनाव। जब आप पहली बार माँ बनते हैं तो एक तो आपकी शादी नहीं हुई है, उस 1 साल के दौरान काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, आपके पार्टनर के साथ भी आते हैं, फैमिली के साथ एडजस्ट करने का वो टाइम होता है, वही टाइम होता है फिर कंसीव करने का और बच्चे को डिलीवर करने का। तो ये समय जो है ना, आप महिलाएं सिर्फ आप कर सकते हैं क्योंकि आपको ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि सारी चीज़ों को आप लेकर चलें और जो चीज़ आपको मिल रही है उसे दोगुना करके दें, पॉजिटिवली, सकारात्मक। तो मैं आपसे बस इतना ही चाहूँगी कि आप लोग अपना खूब ध्यान रखिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी फैमिली और विशेष तौर पर आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करेंगे कि INH 24/7 में सेहत कार्यक्रम के माध्यम से जो सलाह डॉक्टर नलिनी मढरिया ने आपको दी है उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। यदि आप माँ बनने में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो बिल्कुल भी तनाव में ना आए। टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है आशीर्वाद अस्पताल में, जिसका जो सक्सेसफुल रेट है वो लगातार जो है बना हुआ है 100%। ऐसे में हम आपसे बस यही उम्मीद करेंगे कि अपना पहले ध्यान रखिए। और फिलहाल डॉक्टर नलिनी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, समय साझा करने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।